हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ उन केसेस के बारे में जो कभी ठीक नहीं होते। आपने मेरे हर वीडियो में सुना होगा कि लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्या हो वो आसानी से ठीक हो सकती है। आप ब्रीदिंग करिए, आप डाइट का ख्याल रखिए, आप प्रैक्टिस करिए, अपने थॉट्स को बदलिए, लाइफस्टाइल को बदलिए, एनवायरनमेंट को बदलिए, ठीक हो जाएंगे। बिना दवाई के ठीक होना आसान है, आसान है, आसान है। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जो कभी ठीक नहीं हो सकते। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको लगेगा मैडम इतना पॉजिटिव होते हुए आज इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रही हैं। मैं आपको सच्चाई का आईना दिखाने वाली हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए कि कौन से लोग हैं जो कभी भी और कहीं पर भी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि ठीक होना किसी भी थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं होता, ठीक होना किसी भी फैमिली मेम्बर के हाथ में नहीं होता। ठीक होना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर आप ही अपना भला नहीं करना चाहते हैं तो आपका भला कोई नहीं कर सकता। आपने सुना ज़रूर होगा कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार होता है। तो फिर थेरेपिस्ट की तो क्या हैसियत है। थेरेपिस्ट तो एक इंसान है जो कि स्किल्ड है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। यहाँ पर समझने वाली बात है कि आपको ऐसा क्या करने से बचना है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, आप भी अपना जोन शिफ्ट कर सकते हैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं। तो मैं आपको 4 तरीके के लोगों के बारे में बताऊंगी केस का एग्जाम्पल देकर कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। एक तरीके के लोग हैं जो टिपिकल थिंकिंग को पकड़े रखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इस मेंटेलिटी वाले लोग जो पहले से ही अपना माइंड सेट करे हुए होते हैं कि हमें अगर किसी से भी सलाह लेनी है तो बस उसकी सलाह, उसकी एडवाइस एग्जैक्टली ये होनी चाहिए, मेरे मन चाहा आंसर मुझे मिलना चाहिए। तो वहाँ पर उनके मन में पहले से ही कोई सोल्यूशन फिक्स होता है, कोई आंसर फिक्स होता है और बस वो रीअश्योरेंस लेना चाहते हैं। जहाँ से भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ उस पर मोहर लग रही है तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो बात सुन लेते हैं। लेकिन जहाँ पर भी लगेगा कि सच्चाई का आईना दिखाया ना जा रहा है तो वहाँ पर वो बौखला उठते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की जिसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अब उसको अडॉप्ट कर लिया गया था बचपन में, जिन्होंने अडॉप्ट किया उनके पास बच्चा नहीं था तो परिवार में से ही एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया गया। अब परिवार में से बच्चा अडॉप्ट किया गया तो सबकी सहमति से किया गया होगा, जिसने पैदा किया उन माँ बाप की सहमति होगी। कोई ज़बरदस्ती तो किसी का बच्चा छीन नहीं लेता। या फिर जिसने मांगा उसकी कितनी बड़ी चाहत रही होगी कि मेरे पास भी एक बच्चा हो जो मुझे माँ कहकर पुकारे, जो हमें पापा कहकर पुकारे। तो अपनी एक बहुत बड़ी चाहत और नीड की वजह से उन्होंने दूसरे के सामने अपनी झोली फैलाई होगी कि हाँ हमें बच्चा दे दीजिए, और देने वाले ने भी दे दिया होगा। लेकिन बड़ा होके परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो बच्चे को पता चल गया, जिस माँ बाप ने पैदा किया था वहीं से पता चल गया ऐसे 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 बात है कि तुम तो हमारे वो इन्होंने मांग लिया था, दे दिया था, ये सब चीज़ हो गया। अब ये बच्चे के लिए एक ट्रॉमा हो गया। अब वाकई इस बात को तो एम्पैथाइज़ किया जा सकता है कि एक बच्चे के लिए ये बहुत ही शॉकिंग हो सकता है। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं कि उसको पता चल रहा है एक टीनेज में आकर कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे पेरेंट्स नहीं, वो मेरे रिलेशन में कुछ और लगते हैं। तो वहाँ पर उस बच्चे के लिए जो उस टाइम पर उसकी मन की स्थिति है वहाँ तक तो समझा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, क्या उसे बदला जा सकता है? वास्तविकता तो यही है ना कि जो हो चुका वो बहुत साल पहले हुआ था, और जिन्होंने पाला उन्होंने भी अच्छी तरीके से पाला, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन एक पल में इस चीज़ के सुनते ही सब कुछ कैसे प्यार से नफ़रत में बदल सकता है। सब कुछ कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा जो सिबलिंग था उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों नहीं दे दिया गया। मतलब मन में एक डुअलिटी, मन में एक ये धारणा कि गलत तो है लेकिन वो इसलिए गलत है क्योंकि वो मेरे साथ हुआ, लेकिन अगर यही मेरे किसी भाई बहन को दे दिया जाता तो कोई गलत नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यही सुनना कि कौन से ज़्यादा बड़े कसूरवार हैं और क्या होना चाहिए उनका। वास्तविकता पता है कि अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को, और उसी एक्सेप्टेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव नोट पर जीना पड़ेगा, और समझना होगा इस चीज़ का कि जो भी कुछ ये सब हुआ है ये किसी हालात में हुआ होगा। थोड़ा एम्पैथाइज़ करना पड़ेगा, खुशी के वो पल याद करने पड़ेंगे, वो सारे खास पल
जिसमें कभी आपको भनक भी नहीं लगी कि ऐसा कुछ है भी। सिर्फ एक कुछ शब्दों ने आपकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला भी बैठकर आपके साथ कमियां निकाले, आपके साथ बैठकर इसी चीज़ को, बुराई को बढ़ाए, क्योंकि माइंड में एक सेट है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, वाई मी वाई मी वाई मी। तो अब यहाँ पर अटके हुए हैं और एक डिज़ायर्ड आंसर पहले से ही किसी के दिमाग में है, तो वो थेरेपिस्ट पे थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट पे थेरेपिस्ट बदलने जाएगा, कोई भी उसको समझा नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या गलती हो रही है, यहाँ पर गलती हो रही है कि जो मैंने अपने मन में नफ़रत पाल ली है, मेरी उस नफ़रत पे ही कोई मोहर लगा दे। कोई मुझे समझाए ना कि मूव ऑन करो, कोई मुझे ये दिखाए ना कि जिन्होंने आपको पाला है उन्होंने क्या क्या आपके साथ कितना अच्छा किया है और कितना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में जो है ना अभी भी अच्छा हो रहा है। आप नफ़रत उड़ेल रहे हो, लेकिन फिर भी वहाँ से आपकी तरफ प्यार ही प्यार लौट कर आ रहा है। ये सब चीज़ बताते हुए, समझाते हुए कोई इंसान आपसे रूठ सकता है। क्यों रूठ सकता है? क्योंकि उसके मन में पहले से ही एक उसने अपना बना लिया स्टेटमेंट कि अगर सामने वाले की तरफ से ये एग्जैक्टली आएगा तो यानी कि वो मुझे समझा, और अगर वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा इसका मतलब है वो मुझे समझा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को ठीक करना ईश्वर के लिए भी असंभव है, क्योंकि वो खुद ठीक होना ही नहीं चाहते। वो जानते हैं कि कैसे ठीक हुआ जा सकता है, लेकिन वो सब कुछ जानते बूझते भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। थेरेपिस्ट एक सोए हुए को जगा सकता है, लेकिन जो खुद जागा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसे इस दुनिया का कोई भी थेरेपिस्ट जगा सकता ही नहीं है। ये असंभव है। दूसरी तरीके के लोग जो होते हैं, जिनको खुद रियलाइजेशन ही नहीं होता अपनी कंडीशन के बारे में, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें कभी लगता ही नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उस इंसान में है जिसने उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट लिया है। उनके फैमिली मेम्बर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उनका बिहेवियर है, उससे जो घर का एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, बाकी जो लोग सेंस कर रहे हैं और हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में वही लोग हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत सारे घर वाले ऐसा करते हैं, क्योंकि घर वाले तो घर वाले हैं ना, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो फिर वो आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और फिर नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, ये तो मम्मी ने अपॉइंटमेंट ले लिया था तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बातों से, आपकी फैमिली हिस्ट्री से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, या आपकी लाइफ में भी प्रेजेंटली जो चल रहा है, उस सारी ग्लिम्पिस से पता लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप डिनायल मोड में हैं, आप एक्सेप्टेंस मोड में है ही नहीं। या फिर चलिए ऐसे में ज़बरदस्ती किसी ने ला के बिठा दिया तो आपने कुछ एक्सप्रेस भी किया, लेकिन आपका क्योंकि खुद की विश तो है ही नहीं ठीक होने की, तो अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट की जाएगी कि आप एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप डाइट चेंज कीजिए, थोड़ा लाइफस्टाइल आपका ख़राब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, या आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वो सोच बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि ज़बरदस्ती इन्होंने लाकर मुझे यहाँ पर बिठा दिया है, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं होती है। तो वहाँ पर उस इंसान को ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। फिर से वहीं पर कि वो जागा हुआ इंसान, उसे पता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और अगर वो कुछ फेरबदल करेगा अपने जीवन शैली में, अपने सोचने के तरीके में कुछ बदलाव करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो जागा हुआ है, लेकिन वो जाग कर सोने का नाटक करना चाहता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए सारे ठीक होने के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करना चाहते हैं जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का, उसकी मदर फादर बहुत ज़्यादा उसके लिए कंसर्न, क्योंकि घर में वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, कभी चिल्ला देना, कभी कोई सामान तोड़ देना, इस तरीके की हरकतें 6-7 महीने से चल रही थी। अपने कमरे में घंटों घंटों तक बंद कर लेना, कभी खाना नहीं खाना, कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाना, इस तरीके का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे। अपने लेवल पर कोशिश करी पूछने की, लेकिन कोई समझ नहीं डेवलप हो पाई, क्योंकि किसी ने कुछ समझाने की कोशिश ही नहीं करी है। तो उन्होंने सोचा कि आउट ऑफ कंसर्न, चलो भाई इसको थेरेपिस्ट की नीड है, इसको जो है ना कंसल्ट करा देते हैं। लेकिन उसको तो लगता ही नहीं कि उसको कोई ज़रूरत है। तो बैठते ही उसका एक्सप्रेशन, मेरे माँ बाप पागल हैं, इनकी बिठा के आप काउंसलिंग कर दो, इनको ज़रूरत है, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लिया है,
अननेसेसरी इनको पैसे ख़राब करने का शौक चढ़ रहा था, इस वजह से इन्होंने मेरे लिए स्लॉट बुक कर लिया है। मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप इतना चिल्लाते क्यों हैं, या आप ऐसे नाराज़ क्यों जाते हैं, या घंटों घंटों तक अपना रूम क्यों लॉक कर लेते हैं? या क्योंकि ये लोग पागल हैं ना इनसे बचने के लिए। तो वहाँ पर सारा का सारा ब्लेम दूसरों पर थोप देना और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ दिखा लेना कि मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे लोगों को कोई ठीक नहीं कर सकता। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो ये हैं जिनको पता है कि प्रॉब्लम है और एक्सेप्टेंस मोड में भी हैं, बट करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं चाहते। कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दो बस सर पे कि हम बैठे सामने और बस हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। जैसे वो जादुई नाटकों में होता है कि झुम करा और कुछ ऐसे परिवर्तन हो गया, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोग, इनका भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद करना पड़ेगा। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा इंसान, चाहे वो कोई थेरेपिस्ट हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई भी वेल विशर हो, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, आपकी उंगली पकड़कर वो उस रास्ते पर आपको चला सकता है। लेकिन आप ये कहें मैं तो कदम रखूँ ही ना, आप ही रखो बस कदम, तो फिर कोई भी यात्रा असंभव हो जाएगी। हमें समझना है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक अबोध बालक जन्म लेता है तो उसे भी माँ का दूध स्वयं मेहनत कर कर खुद पीना पड़ता है, तब जाकर वो सरवाइव करता है। सो भगवान ने हमें पैदा होते ही ये मैसेज दिया है कि बेटा तुझे अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी। छोटा बच्चा अगर दूध भी नहीं पी पाता तब भी उसको तरह तरह से जतन कर कर, है ना, कभी उसके पैर पर इस तरीके से मार कर, कभी उसका गॉल ऐसे कर कर उसे जो है ना बताया जाता है मुंह चला भाई, तभी दूध अंदर जाएगा। तो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के बाद भी उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सफ़रर है, जिसकी लाइफ में किसी वजह से चैलेंज आ गया है, तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बदले अगर आपकी माँ एक्सरसाइज करेंगी तो आपकी माँ के अंदर परिवर्तन आएगा। आपके बदले आपका थेरेपिस्ट कुछ प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि सुनने से सिर्फ बातें दिमाग से कुछ समय बाद निकल जाती हैं, क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप लिख कर भी प्रैक्टिस करते हैं, जो आपने सुना उसको भी आप रिपीट करते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उससे जो बॉडी और माइंड के लेवल पर चेंजेस आते हैं, उससे आपका डिस्कम्फर्ट ख़त्म हो जाता है और आपको कंफर्ट फील होने लग जाता है। लेकिन बिना कुछ करे शरीर और मन दोनों के स्तर पर कोई भी बदलाव असंभव है। तो जो भी लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं करना पड़े, बस थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने का मतलब ये है कि हम सामने बैठें और उसके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी हो कि वो हमें देखे और देखकर बस सुनकर ये प्रॉब्लम है और हमें ठीक कर दे। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का सेशन लेने आ रहा था, उसको बताया गया, उसने प्रॉब्लम बता दी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ है, लेकिन सुनने के बाद कि ये करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे तो लगा था कि ऐसे ही हो जाएगा कि आपसे मिलकर ऐसे। अरे भाई, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ सीधी सी एक इंसान हूँ। मुझे पता है कि बस इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। अच्छा चलिए, यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आपको जो होमवर्क मिला था, जो होम असाइनमेंट एक्सरसाइज, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर प्लीज़ आप समझिए इस बात को कि इस तरीके से आप 2, 10, 20, 50 बार भी अगर अपने थेरेपिस्ट से मिल लेंगे तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। और जो बदलाव आएगा भी सिर्फ उस सेशन में जो आप सीखेंगे ओरली, वो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो कुछ ही समय बाद चला जाएगा, वो टेम्परेरी होगा। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर कर अपने शरीर और मन के स्तर पर अनुभव कर लेंगे तो वो जो चेंज आएंगे वो आपके अंदर एक स्किल की तरह ऐड हो जाएंगे, जिसको आप अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ कर पाएंगे और इन अ वे आप उन्हें परमानेंट कर पाएंगे। कभी लाइफ में कोई चैलेंज भी आएंगे तो आपके पास वो स्किल होगी कि उसको कैसे हैंडल करें। लेकिन अगर आप ये करेंगे ही नहीं तो बस जो आप सुनेंगे भी ना, तो आपको एक तो ये लगेगा कि बस बातें की हैं और क्या किया है। दूसरी बात यह है कि वो बातें भी जो अच्छी बातें हैं वो निकल जाएंगी, क्योंकि इतनी अच्छी बातें तो आप व्हाट्सएप के मैसेजेस में भी पढ़ लेते हैं, इतनी अच्छी बातें तो आप कहीं वीडियोस में भी सुन लेते हैं, लेकिन वो टिकती कहाँ है? वो क्यों नहीं टिकती हैं?
वो इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। तो जब तक आप जो सीखते हैं उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा। और फिर आपको यही लगेगा कि अरे कुछ नहीं होता, कंसल्ट वंसल्ट करने से कुछ नहीं होता, ठीक बिक नहीं होते हैं, तो सब पैसे की और समय की बर्बादी है। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आप जागे हुए हैं और आप आंख मीच कर नाटक कर रहे हैं। आपको कौन जगाएगा? आपको बस आंखें खोलने की ज़रूरत है, वास्तविकता में कुछ करने की ज़रूरत है, आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। चौथी तरीके के लोग, ये वो लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस वो कुछ ऐसा नया जान ले, ऐसा कुछ जादुई उनको पता चल जाए मैजिकली, जिससे कि उनकी ये जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट शॉर्ट, मतलब हड़बड़ी में रहने वाले इंसान, उनको अगर कोई भी जो लाइफस्टाइल की चीज़ें या किसी भी तरीके से कोई एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिसेस, कोई कॉन्सेप्ट्स टीच किए जाते हैं, सो उनको ये लगता है कि ये तो मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई हिडन ऐसी गहरी गूढ़ विधि बता दीजिए जो शायद कभी देखी सुनी ना हो, मतलब उसमें कुछ ऐसी चाहत कि मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पता हैं, ये तो हज़ारों लोगों ने बताया है, ये तो उस शास्त्र में भी लिखा है, ये तो उसमें भी है, ये तो ऐसे भी सुना हुआ है, मतलब ये तो मेरी मम्मी भी कहती हैं। मतलब हर तरफ से बस जैसा ऐसा लग रहा है कि वो थेरेपिस्ट को जज करने के लिए आए हैं, थेरेपिस्ट का एग्ज़ाम लेने के लिए आए, टेस्ट करने के लिए आए, देखूँ इसको कुछ बहुत नया आता है या नहीं आता है। तो वहाँ पर उनका माइंड एक्चुअली सीखने में रहता ही नहीं है, वो आई नो बेटर सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं, वो हमेशा भरे हुए रहते हैं। और थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए खाली इंसान, क्योंकि जो ऑलरेडी भरा है थेरेपिस्ट उसमें कैसे भरेगा। मतलब आप खुद देखिए, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में पूरी कैपेसिटी से वो पूरा का पूरा फुल है, मतलब इतना फुल है उसमें कि उसमें कोई सॉल्ट या वाटर भी ऐड नहीं किया जा सकता, लबालब बाहर हो जाएगा, वो इतना भरा हुआ है, राइट। कुछ भी एडजस्ट होने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे में कुछ भी नहीं डाला जा सकता, यहाँ पर आपको खाली होकर जाना होता है। अगर आप आई नो बेटर सिंड्रोम से पीड़ित होकर जाएंगे, आप अपने आप को पूरा फुल लबालब भर कर जाएंगे, तो आप में क्या डाला जाएगा? आप कुछ नहीं डाला जा सकता। पहले तो आपकी बहुत सारी कुछ चीज़ें जो आपने कूड़ा करकट भर रखा है, जो आपको अच्छा कुछ पता भी है लेकिन यूज़ नहीं किया आपने, इसलिए वो आपके लिए बासा बेकार हो गया है, उस सबको निकालना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर अच्छी बात भी आप जानने के बाद उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो वो आपके लिए बेकारी हो जाती है। तो आपने कुछ बस अपने मन में कंकड़ पत्थर जैसी पुरानी और बहुत सारी ऐसे बिलीफ या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स कुछ भर रखी होती है, जिसे आपने कभी यूज़ नहीं किए, तो आपको लग रहा था वो सब बेकार है। तो आपको खाली होकर जाना होता है थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि अगर आप भरे हुए और अपनी अकड़ में जाते हैं वहाँ पर, तो आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, पुराने साधु संत भी उसको कुछ नहीं दे पाए जो अपनी अकड़ से भरा हुआ गया उनके पास। जो खाली, जो समर्पण के भाव से जाता है उसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो अकड़ के भाव से जाता है तो वहाँ पर किसी की मदद हो ही नहीं पाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मदद मांगने के भाव से, कि हाँ, कि मैं भी अपने आप में ऐसा नहीं हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ। जब आपके अंदर ये भाव होगा, समर्पण का, सरेंडर का भाव, तो जिसके भी अंदर समर्पण का भाव होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छी लिसनिंग पावर डेवलप हो जाती है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ये इस तरीके से ठीक होकर सब कुछ बदल सकता है। उसके अंदर उस कर्म की शक्ति को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की भावना अपने आप आ जाती है। वो अपने आप को परिवर्तन करता मानने लगता है और अपनी उस शक्ति से अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन जो अकड़ से पूरा भरा हुआ है, जो बस कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ कि रट में लगा रहता है, भाई उसका भला नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप तो इतने अकड़वान हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे अकड़ से बिल्कुल तन जाते हैं कि आप कुछ करने के लिए जो झुकाव की ज़रूरत है वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है, इससे सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि आपके गुरु, आपके थेरेपिस्ट या कोई भी आपका जो सलाहकार होता है, जो वेलविशर होता है, उसे पता है कि ये करने से आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, और उसे ये भी पता होता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं,
लेकिन क्योंकि आप उसे महसूस करने की स्थिति में नहीं है, तो कोई भी आपसे बहस में पड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि आप ये जगह खाली कर दें किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको वास्तव में ज़रूरत है और जो अपनी मदद करना चाहता है। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग मैंने आपको बताए हैं, ये अपनी परेशानी में हमेशा उलझे रहते हैं। ये ठीक होने की संभावनाएं बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, और ये तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक ये अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक ये अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक नहीं बदल सकते। तो हमें समझना होगा कि आप पहली कैटेगरी में आ रहे हैं या चौथी कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिमाग में बैठानी होगी कि आपको बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि चौथी कैटेगरी तो और भी डेंजरस है। इसका भी मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल दे देती हूँ। जो चौथी कैटेगरी वाले लोग होते हैं, इसमें एक लड़का मेरे पास आता है। वो क्या है कि उसने तमाम बुक्स CBT पे, ERP पे, DBT पे, NLP पे, सब पे उसने बहुत बुक्स पढ़ रखी हैं। गूगल से भी पढ़ता रहता है, बहुत सारी वीडियोस भी देखता रहता है, लेकिन बस वो सिर्फ देखता है, सिर्फ पढ़ता है, उसे अप्लाई कभी नहीं करता। उसको बस एक ऑब्सेशन सा है सब चीज़ें कलेक्ट करने का, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, अप्लाई नहीं करता। तो उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ही मुझे पता है। अब सब चीज़ें ही मुझे पता है तो भाई चीज़ें तो यही है ना, स्किल्स तो यही है, जीवन जीने की कला तो यही है, घुमा फिरा कर सबका समझाने का तरीका अलग होगा, है ना, सब चीज़ें अलग होंगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि हर दिन कुछ नया ऐसा पैदा हो जाएगा कि बस आपके लिए ऐसा होगा कि हाँ एक बहुत ही अद्भुत खोज हो गई है प्रतिदिन। ऐसा तो असंभव है। और अगर इसको संभव भी करना है तो ऐसी कोई चीज़ें रोज़ाना अंतर्ज्ञान किसी को पैदा नहीं होता ना। तो वहाँ पर जब वो मुझसे पहली बार मिला तो उसके अंदर ही NLP मैंने पढ़ रखी है, ERP मैंने पढ़ रखी है, CBT मैंने कर रखी है, DBT मैंने कर रखी है, ये जो एक्सेप्टेंस एंड रिस्पॉन्स जो थेरेपी है वो मैंने कर रखी है, मैंने रिलेशनशिप थेरेपी कर रखी है, मेरे को हिप्नोथेरेपी का भी ज्ञान है, मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है। अच्छा, तो सब चीज़ों का आपको ज्ञान है, हर तरीके की टेक्निक आपको बिल्कुल कहते हैं ना मुँह ज़ुबानी याद है, आपको आपकी फिंगर टिप्स पर है, सब कुछ है। तो फिर आपकी लाइफ में अभी भी चैलेंज क्यों प्रेजेंट है? आपने उन्हें ख़त्म क्यों नहीं किया? तो बस मुझे पता है वो चीज़ें, लेकिन कुछ और बताओ। अब कुछ और बताओ तो भाई कुछ और बताओ तो ये बड़ा मुश्किल है। ये कुछ और बताओ, और बताओ, और बताओ, इसका मतलब है कि आप ऊब रहे हैं, बस और बताओ में लगे रहेंगे, क्योंकि आपने मन को, ये जो ज्ञान आपने अर्जित किया उसमें लगाया ही नहीं, आपने कुछ बदलाव करा ही नहीं। तो आपकी इस ऊब और बताओ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय आपके। तो इन चारों कैटेगरी के जो लोग हैं, इनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना समय और पैसा खराब होने से बचाएं। आप थेरेपिस्ट का कीमती समय खराब करने से बचें, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो सच में ठीक होना चाहता है, जो समर्पण के भाव से किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, उसको मौका दें। क्योंकि अगर आप इस तरीके का किसी भी थेरेपिस्ट का टाइम ब्लॉक कर लेंगे तो फिर वहाँ पर उस बेचारे की जो हीलिंग जर्नी है उसको आप डिले कर देंगे। तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी थेरेपिस्ट, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, उसकी भावना यही रहती है कि कोई उनसे कंसल्ट करे तो वो थेरेपिस्ट कंट्रीब्यूट करे आपकी लाइफ में कुछ बेटर करने में। और बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी पर्सनल भावना यही रहती है कि अगर कोई भी मुझसे जुड़े तो मैं जो एक ज़रिया बनी हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, तो मैं आपके जीवन में कुछ बेहतरी कर सकूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है बिना दवाई के किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से आप आसानी से कुछ बदलाव कर बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप वास्तव में ठीक होने के इच्छुक हैं तो ही आप किसी से भी कंसल्ट करें। और अगर आप यही चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज़ आप पहले अपने आप को समझाइए कि आपकी ज़रूरत क्या है, फिर स्वीकार कीजिए और समर्पण की भावना लेकर आइए, फिर आप किसी के पास जाइएगा, तब आपका कुछ भला हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों को हम स्वयं ही मना कर देते हैं कि देखिए, क्योंकि पहली बार में ही मिलकर पता चल जाता है। ऐसे लोगों को हम पहली बार में ही, अगर कोई हमसे कंसल्ट करता भी है, हालांकि हमारे यहाँ तो अगर हम अपॉइंटमेंट देते भी हैं तो हम पहले पूछ लेते हैं कि आप वो खुद तैयार हैं या फिर ज़बरदस्ती आप उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ले लेते हैं ज़बरदस्ती।
कि हाँ इस उम्मीद में कि चलो आज नहीं तो कल 2-4 सेशन के बाद मान जाएगा ये। तो हम पहली बार में ये चीज़ देखकर उनको बहुत ही विनम्रता से बोल देते हैं कि अभी थोड़ा रुकिए, पहले इनके अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस और समर्पण की भावना आने दीजिए, फिर इनकी मदद की जा सकती है। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती एक बार और कोशिश, 2 बार और कोशिश की है, तो फिर 1-2 बार की कोशिश में भी हम फिर से विनम्रता से उनको समझा देते हैं कि प्लीज़ आप इस बात को समझिए और किसी और को मौका दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, जो अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन कैटेगरीज़ में जाने से बचना है अगर आप ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि सफलता के साथ साथ असफलता के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को भी बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सकें, वो ये जान सकें कि अगर हमें ठीक होना है तो हमें क्या करने से बचना है और हम कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।